सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले क्लास 9th में आप लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन किस चीज़ को कहते हैं? तो आम अल्फाज में अगर हम देखें तो मोशन उस चीज़ को कहते हैं जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो अपनी पोजीशन को बार बार तब्दील करता है, उसके रिलेटिव अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जी वो मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं, अगर मेरा फासला आपसे वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो मैं रेस्ट पे हूँ। अगर मैं मूव करना शुरू कर देता हूँ, मेरी हरकत आपकी वजह से मेरा फासला आपसे तब्दील हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट तब्दील होती है, तो इसको साइंस की ज़ुबान में हम क्या कहते हैं? मोशन। अब आज की जो टॉपिक है वो है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली बात, हमें मोशन समझ आ गया, जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ होगी? मोशन की टाइप है जिसमें एक बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का मतलब ये होता है कि किसी एक पॉइंट पे दाएं बाएं चक्कर लगाएगा, उसी पॉइंट के टू आगे और फिर वापस आएगा, फिर वापस आगे जाएगा। ये जो मूवमेंट है इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? ऑसिलेट करता है। टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which an object oscillate about, किसी एक पॉइंट भी हो सकता है, कोई एक पोजीशन भी हो सकती है। अबाउट मीन पोजीशन, फॉर एग्जांपल जैसे आपके मोबाइल पे कॉल आती है जी, वो एक जगह स्टेबल होता है। इसी जब कॉल आना शुरू होती है तो वो अपनी पोजीशन पे क्या करता है जी, दाएं बाएं टू एंड फ्रो करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ये किसी हद तक सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ताल्लुक रखती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। लेकिन वाइब्रेटिंग मोशन जो होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स सारे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? किसी एक पॉइंट, किसी एक पोजीशन के आसपास क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, दाएं बाएं जाता है। और इसके साथ एक और कंडीशन ये होती है, इसमें जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है वो उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड में, वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है वो प्रोपोर्शनल होती है कि वो अपनी पोजीशन से कितना दूर गया है। जितना अपनी पोजीशन से, मीन पोजीशन से दूर जाएगा उतना उसमें क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाइल हैविंग एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ आ गई बात? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितनी बातें हैं? तो पहली बात, वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन कैसे कहते हैं? किसी एक पॉइंट के दाएं बाएं मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। दूसरी बात कौन सी है कि उसमें जो एक्सप्रेशन पैदा होगा, जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है। जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो एक्सप्रेशन भी पैदा होगा। तो उस एक्सप्रेशन का जो तल्लुक होता है वो किसके साथ होता है? डिस्प्लेसमेंट। वो बॉडी कितना अपनी पहले वाली पोजीशन को छोड़ के कितना दूर गया है। अब आपके सामने एक एग्जांपल लिखते हैं जी, सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम,
ये एक आपके पास, जैसे आप किसी चमन में पार्क में झूला लेते हैं, उसी तरह का एक पेंडुलम है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये भी अगर आपके सामने क्या होता है, इसको डिस्प्लेस करते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स जैसे न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, F इज इक्वल टू ma, इतनी फोर्स इसके ऊपर हम लगाते हैं तो ये अपनी पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है, या किसी भी पोजीशन पे आता है। ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर पहुंचा तो इसने यहाँ से यहाँ का जो फासला है, ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कहा जाता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्रोपोर्शनल है किसके, इसके एक्सेलरेशन से, या एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट के। ये जितना ऑब्जेक्ट इस मीन पोजीशन से दूर जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी क्यों पैदा होगा, ये जितना ज्यादा दूर जाएगा फिर वापस जब वापस आना शुरू करेगा वेट की वजह से, तो इसकी वेलोसिटी में उतनी ज्यादा तब्दीली आएगी। वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, उसी का नाम क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ आ गई बात। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन ये हो सकती है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये जो माइनस साइन मैंने लगाया, ये किस लिए लगाया, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। कैसे अपोजिट हो सकती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज मैं इसको इधर लेकर जाता हूँ, मैंने F इज इक्वल टू ma फोर्स लगाई और मैं इसको इधर लेकर गया। अब ये अपने वेट की वजह से, वेट वजन की वजह से, वेट किसके बराबर होता है, mg, उस वेट की वजह से ये वापस आएगा। ठीक है, अब ये वेट इसको वापस लेके आ रहा है, ये मैंने एक्शन किया और ये क्या हो रहा है, उस एक्शन का रिएक्शन है, क्योंकि मैंने उसको पोजीशन से डिस्टर्ब किया। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, इनर्शिया क्या कहता है, वो या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, अगर मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं मूव करता रहूं। तो यहाँ से तो हमने इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, उसको इधर लेकर आए। अब उसका जो वेट है वो उसको अपनी वापस इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, तो जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, W इज इक्वल टू mg। ये जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वापस मीन पोजीशन की तरफ। समझ गए बात। यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो दोबारा किधर, अब जिधर हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उधर ही जाएगा ना। हमने फोर्स लगाई F इजिकल टू ma, ये इधर आया। अब जिस फोर्स ने इसको वापस लेके जाना है उसकी डायरेक्शन लाजमी बात है इधर होगी। समझ आ गया। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में बॉडी करता है उसके अपोजिट में क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। समझ गए बात को। अब आता है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसी तरह के, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये गाड़ी, ये जो है जी ये फलां गाड़ी है। अब जब हम किसी चीज़ को गाड़ी कहते हैं तो उसका मतलब ये भी होगा कि उसके साथ टायर भी लगे होंगे, उसके साथ उसका इंजन भी होगा, और जितने भी स्पेसिफिकेशन है ये उसके पैरामीटर्स हैं, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। कभी भी हम गधा गाड़ी को कार के मुकाबले में नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना, क्योंकि उसमें इंजन नहीं है, उसमें स्पीड नहीं है। हम ये बातें करते हैं, हम कहते हैं फलां गाड़ी है, उसकी ये स्पीड है, उसकी स्पेसिफिकेशन है। मोबाइल का कहते हैं तो मोबाइल लाजमी बात है, हम किसी ईंट को मोबाइल नहीं कह सकते। एक खास चीज़ है ना जिसकी स्क्रीन है, जिसमें एक फंक्शन है, एक टेक्नोलॉजी है, उसको हम मोबाइल कहते हैं। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो किसी मोशन में, जैसे मैंने बताया कि वाइब्रेटरी मोशन, आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, वो किसी हद तक सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेकिन मुकम्मल नहीं है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मोशंस हैं जो थोड़ी थोड़ी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को फॉलो करती हैं, लेकिन सारी को नहीं कर सकती, इसलिए हम उनको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते। समझ गए बात को। जैसे नंबर 1 पे है वाइब्रेटरी मोशन, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन
नहीं कहते। इसी तरह कौन सी कंडीशन है जिस बुनियाद पे हम इन चीज़ों को कहेंगे ये चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और ये नहीं कर रही। दो चीज़ें तो हमने पढ़ ली, एक तो ऑसिलेटरी होनी चाहिए और दूसरा उसका एक्सेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डिस्प्ले। इसके अलावा कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है जी, पहला आपके पास आता है जी पीरियाडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, पीरियाडिक मोशन होगी। पीरियाडिक मोशन किसे कहते हैं, किसी को पता है? पीरियाडिक मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जो अपने आप को ऑसिलेशन की तरह रिपीट करती है, लेकिन फिक्स इंटरवल में करती है, एक खास टाइम में करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीन जो है वो रोटेट कर रही है दिन रात के लिए, रोटेशन कर रही है ना। आप कितने टाइम में रोटेशन करती है, 24 घंटों में। आज भी 24 घंटे हैं, कल भी रोटेशन कितने की होगी, 24 घंटों की। इसी तरह हमारी ज़मीन जो है सूरज के आसपास जो चक्कर लगा रही है वो कितने टाइम का होता है, 365 डेज का। यही टाइम है ना। तो ये अगले साल भी इतना ही टाइम लेगी, उससे अगले साल भी इतना ही लेती है। तो ये जो फिक्स टाइम में इसने अपने आप को उसी जगह पे लाया है, इस तरह की जो मोशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, पीरियाडिक मोशन। समझ आ गई बात? पीरियाडिक मोशन किसे कहते हैं, फिक्स फिक्स इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल में वो क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है। ऑसिलेशन में क्या होता है, बॉडी रिपीट करती है अपने आप को, टू एंड फ्रो करती है। लेकिन पीरियाडिक में क्या होता है कि ये टू एंड फ्रो भी कर सकती है, लेकिन ये है कि फिक्स टाइम में करती है। जैसे ये पेंडुलम है, अगर ये एक चक्कर लगाता है जी 1 सेकंड में, तो दूसरा जो इसका राउंड होगा वो भी कितने टाइम में होगा, 1 सेकंड। और पांचवा राउंड जो होगा वो भी क्या होगा, 1 ही सेकंड। ऐसा नहीं है कि पांचवा राउंड ये तेज कर दे या स्लो हो जाए। ठीक है, बात समझ आ गई? इसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियाडिक मोशन। क्या होती है पीरियाडिक मोशन? इसमें लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन इन फिक्स टाइम इंटरवल। बात समझ आ गई है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक आपने कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, पीरियाडिक मोशन। ये आपने लाजमी देखना है कि जो भी मोशन है क्या वो पीरियाडिक है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरी मोशन आती है जी, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स आती है रिस्टोरिंग फोर्स। जो चीज भी अगर अपने आप को रिपीट करके उसी जगह वापस लेके जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई ऐसी ताकत है, ऐसी फोर्स है जो उसको वापस जाने पे मजबूर करती है, कंपेल करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी फोर्स वापस लाती है उस ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन की तरफ लाती है, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स का काम किसने किया है, एक तो फोर्स एक्सटर्नल हमने लगाई है फिजिकल टू एम है, यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लेके गए। अब वापस लाने के लिए कौन सी फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटेशनल, जो इसका वेट है W इजिकल टू एम जी। ये जो वेट है ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। रिस्टोरिंग, अब यहाँ पर क्या चीज हमने पढ़नी है, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जैसे हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोपोर्शनल होगी किसके, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको? इसी तरह 9th क्लास में आपने पढ़ा था हुक्स लॉ, F इजिकल टू के एक्स, स्प्रिंग के केस में F इजिकल टू के एक्स, याद है आप लोगों को? के एक्स क्या चीज है, एक्स के कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। और एक्स क्या चीज है, अगर कांस्टेंट को हम हटा दें तो पीछे क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल है किसके,
एक्स के, ठीक है। और यानी स्प्रिंग के केस में भी आपने पढ़ा था नाइन्थ में कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उस ऑब्जेक्ट को, उस मैस को वापस उस मीन पोजीशन की तरफ लाती है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन इनकी भी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में काम करती है, डिस्प्लेसमेंट उसके दूसरी डायरेक्शन में होती है। अगर बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, किधर जा रहा है जी, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, राइट पे होगी, ठीक है, बात समझ आ गई है। उसके बाद आता है जी, यहाँ पर ही हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन को हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। अगर एक चीज में इजाफा होता है तो दूसरी चीज भी, वो भी, उसमें भी इजाफा आए, वो बढ़ जाए, तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिलेशनशिप है, ये बात समझ आ गई है। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है, एक चीज में इजाफा तो दूसरी भी। यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक डिस्प्लेस किया है एक्स, अगर इसी को आप यहाँ तक ले आए, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल आपको पता है ना, जितना आप अपने झूले को बड़ा करेंगे तो उतनी स्पीड से फिर वो वापस आता है। यानी स्पीड का ताल्लुक किससे है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का ताल्लुक किससे होता है, एक्सेलरेशन, और उसका ताल्लुक किससे होता है, फोर्स से, ठीक है, सबको समझ आ गई। यानी फोर्स का ताल्लुक किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगली चीज कौन सी आती है, ये तो हो गई। उसके बाद अगली चीज आती है जी, फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी, यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड किस चीज का नाम है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी अपने मीन पोजीशन से दूर कितना जा सकता है, ठीक है, उससे आगे उसकी गुंजाइश ना हो, उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। जैसे एग्जांपल आपके सामने एक ही है, देखें इधर, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये पहले यहाँ तक आया, ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब अगले स्टेप में यहाँ पर आ गया, ये भी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये x1 है, x2 कर लें, इधर तक आ गया, ये क्या हो जाएगी, x3 हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद ये आगे ना जा सके, इस पोजीशन से आगे ये ना जा सके, ये जो सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट है ना, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये जो x4 है इसको हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड कैसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, कम या ज्यादा नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कम या ज्यादा। ये जो पेंडुलम है, कभी भी इधर देखें, अगर इसने पहला चक्कर यहाँ तक लगाया है तो दूसरा भी लाजमी है कि ये यहाँ तक लगाए, ना इससे आगे जाए और ना इससे पीछे तक रहे। तो ये जो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, इसको नाम क्या देंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन से करेक्टरिस्टिक्स है जी, चौथा, कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से, तो ये क्या चीज होनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, बात समझ आ गई सबको। उसके बाद आता है जी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या चीज है जी, या टाइम पीरियड किसे कहते हैं,
देखिए ये फ्रीक्वेंसी किस चीज का नाम है जी? नहीं, फ्रीक्वेंसी कहते किसको है? बहुत जगहों पे आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी मीन पोजीशन के आसपास चक्कर लगाता है, मूवमेंट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, अब उसकी कितने चक्कर लगे एक सेकंड के अंदर? आधा चक्कर लगा है, एक चक्कर लगा है, दो लगे हैं, चार लगे हैं, कितनी दफा उसने अपनी मीन पोजीशन के आसपास उसने चक्कर लगाए हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। समझ आ गई बात? ये अब इसकी मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पर ये कितने चक्कर लगा रहा है एक सेकंड के अंदर? आधा चक्कर लगाता है, दो लगाता है, चार लगाता है, जितने चक्कर लगाएगा उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और टाइम पीरियड क्या चीज है? अच्छा ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। यहाँ पर आप ऑसिलेशंस भी लिख सकते हैं, वाइब्रेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। और साइकिल भी लिख सकते हैं। जैसे साइकिल गोल कोई भी चीज घूमे, जैसे साइकिल का पाइडल आप घुमाते हो या उसका टायर पे या घूमता है, एक एक सेकंड में साइकिल का टायर कितना घूमता है, वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। कितनी दफा वो घूमा है एक सेकंड के अंदर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह ऑसिलेशन कितनी की है, किसी पोजीशन के आसपास वो कितनी दफा है, या वाइब्रेशंस कितनी की है। जैसे आपका मोबाइल है या ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक आपने पढ़ा था? ट्यूनिंग फोक, चले वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो कितनी वाइब्रेशन हुई है, इसको हम क्या नाम देते हैं? अच्छा कितने टाइम में हुआ है ये सारा काम? कितना टाइम है जी? एक सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, ऑसिलेशंस हुई हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसी तरह टाइम पीरियड क्या है? ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये इस तरह की कहते हैं जी, एक चक्कर लगाने के लिए उसने कितना टाइम लिया है। फ्रीक्वेंसी में 10 चक्कर भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड में किसकी बात करेंगे? एक चक्कर की, एक राउंड की, कि उसने ये पेंडुलम ने या किसी भी चीज ने कितने टाइम में एक अपना रोटेशन कंप्लीट किया है, एक उसने एक अपना राउंड मुकम्मल किया। जैसे जमीन जो है कितने टाइम में मुकम्मल करती है? 24 घंटों में। इसी तरह ये टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। ठीक है। एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में कितना टाइम उसने लिया, उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है। अब अच्छा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस तरह हमने ये पढ़ा है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ना, इसीलिए अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ से इसका फासला 2 सेंटीमीटर है, एक दफा अगर उसने एक सेकंड लिया है यहाँ तक आने के लिए, दूसरी दफा भी कितना टाइम लेगा? एक सेकंड ही। तीसरी दफा कितना लेगा? यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा। अगर एक चक्कर के लिए बराबर टाइम है, 10 चक्करों के लिए भी वो सेम ही टाइम लेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। बात समझ आ गई सबको? सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या काम है जी? एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा, टाइम पीरियड भी बराबर होगा, और फ्रीक्वेंसी। तीनों बातें समझ आ गई है? कौन कौन सी? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और जी। अब ये तीन चीजें। अब आखिरी बात आती है जी, आखिरी करेक्टरिस्टिक्स है इंटरचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या चीज होती है? नाइन्थ में आपने पढ़ा था। तवानाई उर्दू में, वैसे साइंस में कैसे हम कहेंगे? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को। अच्छा फिर आपने एक ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी को आप केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते।
ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कहीं एनर्जी पैदा होगी उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक शक्ल से, एक फार्म से आप दूसरी फार्म में तब्दील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कोई है आपके सामने? कौन सी एग्जांपल? जी हाँ जी, सूरज की रोशनी को आप किस में कन्वर्ट करते हो? वो सोलर एनर्जी है ना, उसको कन्वर्ट करते हो किस में? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा आप इस तरह की फार्म में आप दोबारा हीट में कन्वर्ट कर लेते हो। अगर मोटर लगाते हो पानी वाली, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। पंखा लगाते हो, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर बल्ब लगाते हो, लाइट लगाते हो, तो वो कौन सी है? आपने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी में दोबारा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हो। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है। अच्छा, इंटरचेंज ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी करेंगे यहाँ पर? इधर दो एनर्जीज होंगी। काइनेटिक को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल में, वापस फिर पोटेंशियल कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में लिखते होते हो रिएक्शन जो बार रिपीट हो जाए, रिवर्स हो जाए, उसके लिए आप साइन ये लिखते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? किस में तब्दील हो रही है? पोटेंशियल किस में तब्दील होगी? कैसे होगी देखते हैं दोबारा। अब अब यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे है, मोशन पे है? ये रेस्ट में है अभी। जब कोई चीज रेस्ट में हो तो इम्कान यही है कि वो उसके पास एनर्जी कोई नहीं है। रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? उसके पास एनर्जी कोई नहीं। हम ये मान लेते हैं कि ये बिल्कुल जमीन के साथ है। इधर देखें सारे, ये जमीन के साथ है, यानी इसकी जमीन से हाइट कुछ भी नहीं है। अगर इसकी हाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जमीन के साथ है, बिल्कुल उस ग्राउंड लेवल के साथ है। अभी इस पोजीशन पे अगर ये जमीन के साथ है, इसकी हाइट अगर जीरो हम मान लेते हैं, तो इस वक्त इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाइट अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी, ठीक है जी। कितनी होगी? कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? हम ये कहते हैं कि ये जमीन के साथ है, बिल्कुल इसकी हाइट जीरो है। इसके साथ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वन बाई टू एम वी स्क्वायर। ये मैस है और वी क्या चीज है? वेलोसिटी। यहाँ पर अगर ये रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कोई चीज अगर रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी होगी या नहीं? नहीं होगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। बात समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, हमने ये मान लिया। हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इस सब्जेक्ट को हम यहाँ से इधर लेके जाते हैं, ठीक है। हमने इसको इधर लेकर गए, यहाँ पर इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पर पहुंचेगा तो जमीन से इसकी कोई ना कोई हाइट बन गई ना। अच्छा, जिस एजेंट से हम इसको लेके गए वो क्या चीज है? वो है जी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो कितनी है? F इजिकल टू एम ए। इतनी फोर्स हम इसके ऊपर लगाते हैं, यहाँ से इतनी फोर्स लगाते हैं और ये अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन को छोड़ के कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है और कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है जी। अब इस पॉइंट पे जब पहुंचता है तो इसकी जमीन से कोई ना कोई हाइट बन गई है। हमें नहीं पता 1 मीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर कितनी है, हम h कह देते हैं। जब किसी चीज की हाइट जमीन से बन जाए तो उसके पास कोई एनर्जी आती है नहीं आती? कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी, एम जी एच। जितनी भी हाइट होगी इसकी उतनी ज्यादा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बात समझ आई है? अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई, इधर आके ये
एक सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ लम्हे के लिए यहाँ पर आके रुकेगा, फिर वापस जाएगा। जैसे गाड़ी क्या करती है, आगे जा रही है, जब उसने रिवर्स लेना है तो वो रुकेगी, फिर वापस आएगी ना। एक लम्हे के लिए लाजमी वो रुकेगी, ऐसा नहीं है कि जाते जाते फिर वापस हो जाए, लेकिन एक सेकंड, एक लम्हे के लिए वो लाजमी रुकेगी। इसी तरह ये जो है, यहाँ से इधर पहुंचा, ये बाब यहाँ पर पहुंचा, अब जब वापस आएगा तो उस एक लम्हे में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी होगी अगर वेलोसिटी 0 है? 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसके पास सारी एनर्जी किस शक्ल में है? पोटेंशियल में। काइनेटिक कितनी है? अब ये वापस आना शुरू कर देगा जी। यहाँ से वापस आएगा तो जब जितना आगे आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में इजाफा होगा, वेलोसिटी में इजाफा होगा। जब वेलोसिटी में इजाफा होगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पर पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। लेकिन अब इसकी हाइट क्या हो गई है? 0 हो गई है। जब यहाँ पर पहुंचेगा हाइट 0 हो जाएगी। कौन सी एनर्जी फिर 0 होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी दोबारा क्या हो जाएगी? 0। इधर मैक्सिमम हुई है, इधर पहुंच के फिर क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। किस वजह से? हाइट कम हो गई है, 0 हो गई है, लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है? स्पीड मैक्सिमम। यहाँ आके ये रुकेगा? नहीं रुक सकता। किस लिए नहीं रुक सकता? इनर्शिया की वजह से। यहाँ पर पहुंचेगा, ये कहेगा मैं आगे भी जाऊंगा, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे इसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फिर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों? वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी मैक्सिमम है। समझ गए बात को? तो यानी एनर्जी तब्दील होगी है ना। यहाँ पर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। इधर कौन सी एनर्जी है? अब फिर ये जब वापस जाएगा इस तरफ, इधर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंच के इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? यहाँ पर दोबारा इसके पास पोटेंशियल आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आएगी? क्यों? अब फिर जमीन से इसकी कोई ना कोई हाइट बन गई है, लेकिन इधर आके फिर ये रुकेगा। जब रुकेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? बात सबको समझ आएगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो रही है? इंटरचेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगी? वो कंजर्व रहेगी। टोटल जो है वो क्या होगी? यानी अगर टोटल एनर्जी 10 जूल है, इस ऑब्जेक्ट के पास 10 जूल एनर्जी है, तो इधर पहुंचे तब भी 10 जूल होंगे, इधर आए तब भी 10 जूल, इधर होगा तब भी 10 जूल। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, अब ये दो केस मैंने डिस्कस किए, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ये मीन पॉइंट हो गया, मीन पोजीशन होगी। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल तो होगी, हाइट है, काइनेटिक भी होगी या नहीं? काइनेटिक भी होगी। क्यों? जब इसने अपनी पोजीशन छोड़ के इधर आया, अब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी भी है और कोई ना कोई जमीन से इसकी हाइट है, तो इस पॉइंट पे इसके पास दोनों एनर्जीज हैं, लेकिन दोनों मैक्सिमम नहीं है, थोड़ी सी काइनेटिक है और थोड़ी सी पोटेंशियल। दोनों को जमा करेंगे वो कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, सबको बात समझ आ गई? ये हो गया जी करेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं, सिंपल पेंडुलम।